जैसा कि मैंने कहा कि हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि एक घर में हर इंसान को जब अपनी कैश मूवमेंट के बारे में जानना है, तो एक बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, अदानी, बिरलाज, इन सभी को भी ये बताना पड़ता है अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को कि पैसे का लेन देन हमने कैसे किया, कितना पैसा हमने ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में खर्च किया या रिसीव हुआ। ये सारी मूवमेंट हमें बतानी पड़ती है। ऐसे ही अगर हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं तो ज़्यादातर जो मॉनेटरी आइटम्स हैं वो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के दिन कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे कैश मूवमेंट में। बट अगर हमारे पास कोई बैलेंस बच चुका है, अगर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है, तो वो तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस की मूवमेंट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की वजह से कि कितना कैश इंक्रीज़ हुआ, कितना कैश डिक्रीज़ हुआ। पर अगर कोई अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉस है जो हमारे यहाँ रह गया है, वो एक डिफरेंस क्रिएट कर देगा जो हमें अलग से प्रेजेंट करना पड़ेगा एक्सचेंज डिफरेंसेस की वजह से जो कैश मूवमेंट में चेंज हुआ। तो जो अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस हैं, जो अमाउंट ड्यू या सेटल होने की वजह से अभी भी रिकनसाइल नहीं हुए हैं हमारे कैश फ्लो के साथ, वो हमारी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की वजह से हमें अलग प्रेजेंट करने पड़ते हैं रिकनसिलेशन के लिए कैश फ्लो की मूवमेंट के साथ, क्योंकि वो जो मूवमेंट है वो कैश मूवमेंट नहीं है और हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में बताना पड़ता है कि ये वाली मूवमेंट कैश मूवमेंट नहीं है और ये एक्सचेंज डिफरेंसेस की वजह से हुई है जो अनरियलाइज्ड है। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से जो कैश मूवमेंट जो मॉनेटरी आइटम्स को कन्वर्ट करने की वजह से होती है, वो हमारे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में दिखाई दे जाती है। वो प्लस या माइनस हमारे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की मूवमेंट जो है, रिसीवेबल, पेएबल, इन्वेंट्री की मूवमेंट, वो उसे एडजस्ट कर देते हैं। अगर इन्वेंट्रीज अभी भी हमारे पास पड़ी हुई हैं जो हमने फॉरेन करेंसी में ख़रीदी थी और उस फॉरेन करेंसी का जो पेएबल है वो अभी भी हमारी बैलेंस शीट में मौजूद है, तो ये जो एक्सचेंज रेट मूवमेंट होगा, इन्वेंट्री का जो इंक्रीज़ इन इन्वेंट्रीज़ है वो हमारे चेंज इन वर्किंग कैपिटल में दिखाई देगा, और वैसे ही पेबल्स का इंक्रीज़ इन पेबल्स या डिक्रीज़ इन पेबल हमारे चेंज इन वर्किंग कैपिटल में दिखाई देगा। तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे को ये जो मूवमेंट है एडजस्ट कर देंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में। तो जो मूवमेंट नहीं एडजस्ट हो पाया रिकन्सिलेशन में, वो हमें अलग से प्रेजेंट करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ऐसे ही जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो हमें ट्रांसलेट करनी पड़ती है फॉरेन ऑपरेशंस को कंसोलिडेशन के पर्पज़ से। तो हम अपने फंक्शनल करेंसी से प्रेजेंटेशन करेंसी में या कंसोलिडेशन वाली करेंसी के अंदर हमें कैश फ्लोज की मूवमेंट को कन्वर्ट करना पड़ता है। उसकी वजह से भी डिफरेंसेस आ जाते हैं जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, जो कैश मूवमेंट्स नहीं है वो भी हमें अलग से प्रेजेंट करनी पड़ती है। ऐसे ही जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स एक सिंगल लाइन में प्रेजेंट करना होता है, जो कि इक्विटी मेथड से प्रेजेंट होती है। और जो हमने इन्वेस्टमेंट इनकम रिकॉर्ड की है वो हो सकता है कैश मूवमेंट हो, तो हमें सिंगल लाइन में इन मूवमेंट्स को भी एक्रूल बेसिस के बेसिस पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करना पड़ता है और कैश फ्लो मूवमेंट में हमें दिखाना पड़ता है और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में दिखाना पड़ता है कि कितना एक्चुअल में कैश रिसीव हुआ इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट हमें आया वो कितना एक्चुअल में रियल कैश मूवमेंट था। फॉरेन करेंसी मूवमेंट्स ये डिटेल में हम समझेंगे जब हम इंडिया 21 इफेक्ट्स और चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स कर चुके हैं, या जब हम कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया 1110, इंडिया 28, इंडिया 112 या इंडिया 1112 या इंडिया 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस। उसके बाद हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगा जब हम कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस या सिनेरियोस टेकअप करेंगे। तो कैश फ्लो मूवमेंट फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, कंसोलिडेशन से रिलेटेड मैं अलग से आपके साथ अलग सिनेरियोस का डिस्कस करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लेते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या होता है, एक कंपनी की क्यों ज़रूरत है उसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दिखाने के लिए। इससे रिलेटेड हम सिनेरियोज या क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कि कैसे एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज प्रेजेंट होती है। मैं आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ एक डायरेक्ट मेथड से कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है वो डिस्कस करूंगा, इनडायरेक्ट मेथड से किस तरीके से कैश फ्लो प्रिपेयर होता है, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं जो मैंने अभी तक डिस्कस किए वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं और आपको एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज किस तरीके से प्रेजेंट होता है उसके बारे में सारे मायने, सारी बारीकियाँ आपको समझ आ जाएँ। वो हम डिटेल में आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। मेरे इस वीडियो से यही ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की महत्ता के बारे में बता सकूं कि क्यों ज़रूरत पड़ती है इस प्रिपरेशन की, ताकि हम बता सकें दुनिया को कि हमने जब साल की शुरुआत की थी हमारे पास इतना कैश था, हमने साल में ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की, जिसकी वजह से कैश हमारा कम या ज़्यादा हुआ और ये मेरा कैश बैलेंस है एंड ऑफ द ईयर। और ये रिकन्सिलेशन हम दुनिया के सामने पेश करते हैं कि किया क्या मैंने कैश का। सभी ये जानने को इच्छुक है
कि प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टीज़ आपने बहुत खरीदी, मशीनें आपने बहुत खरीदी, बेची भी बहुत हैं और उधार भी बहुत लिया है। अब समझ में नहीं आ रहा कि आपने जो कैश बढ़ाया है वो वाकई मेहनत करके बढ़ाया है, बेच के बढ़ाया है या उधार लेके बढ़ाया है। इस सब के बारे में डिटेल में हर इंसान जानने को इच्छुक है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे फैसले लेना चाहता है। हम उस इंसान की मदद करते हैं जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरेस्टेड है, उसे हम बताने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा कैश का पोजीशन है, ये मेरा मूवमेंट है, यहाँ यहाँ मैंने डील की है, ये मेरी एंटिटीज़ हैं, ये मेरी सब्सिडीज़ है। सारी डिटेल्स मैं डिस्कस करता हूँ, सारे कैश मूवमेंट्स के बारे में मैं बताता हूँ।